अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा लेक्चर है मैक 382 कैड कैम का। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 4 डायमेंशन। तो आज ये बताएंगे कि डायमेंशन क्या होती है। ड्राइंग को मुकम्मल करने के बाद ड्राइंग की हर एंटिटी पर उनकी पैमाइश का इजहार करना डायमेंशन कहलाता है। ड्राइंग मुकम्मल करने के बाद ड्राइंग की हर एंटिटी पर पैमाइश का इजहार करना क्या कहलाता है? डायमेंशन। दोबारा बता रहा हूँ, ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद, ड्राइंग बनाने के बाद, ड्राइंग मुकम्मल करने के बाद उसके ऊपर पैमाइश का इजहार करना हर एंटिटी पर डायमेंशन कहलाता है। अच्छा, डायमेंशन की जो है आगे जो इकसाम है वो होता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? एक्सटेंशन लाइन ये दो लाइनें होती हैं जो ऑब्जेक्ट से 1 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट से 2 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं, ठीक है, या 1 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं। ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट से 1 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं। मसलन कौन सी है अभी एक्सटेंशन लाइन? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब इसमें देखेंगे कि इसमें एक्सटेंशन लाइन क्या है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट से 1 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। कैसे जी? देखते हैं कि कौन सी एक्सटेंशन लाइन। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिलीमीटर छोड़कर, ये जी 1 मिलीमीटर छोड़ दिया गया। अब मैंने ये लाइन लगा दी। अब दूसरी यहाँ से छोड़ दिया 1 मिलीमीटर, ये मैंने लाइन लगा दी। इन लाइनों को कहेंगे हम एक्सटेंशन लाइन। ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट से 1 मिलीमीटर की दूरी पे लगाई जाए उसको कहते हैं जी एक्सटेंशन लाइन, ठीक है जी। ठीक है, यानी ये हदूद का तयन करती है एक्सटेंशन लाइन। अच्छा, उसके बाद आता है एरोहेड। एरोहेड पैमाइश की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट है, ये जो एरोहेड है पैमाइश की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए लगाया जाता है। पहले क्या था? डायमेंशन, उसकी इस्तिलाहात में आ जाती है एक्सटेंशन लाइन, एरोहेड, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास एरोहेड हो गया, एक्सटेंशन लाइन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन की इकसाम। डायमेंशन की कितनी इकसाम है जी? डायमेंशन की इकसाम, हाँ जी। डायमेंशन के हमारे पास 5 इकसाम हैं। लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, नंबर 1 लीनियर डायमेंशन, नंबर 2 अलाइन डायमेंशन, अच्छा जी। उसके बाद नंबर 3 है जी हमारे पास एंगुलर डायमेंशन, डायमेंशन। उसके बाद 4 है जी हमारे पास, एंगुलर के बाद आ जाता है रेडियस डायमेंशन और डायामीटर आ जाएगा। रेडियस डायमेंशन और डायामीटर डायमेंशन। ये आ गया जी रेडियस डायमेंशन, उसके बाद डायामीटर डायमेंशन।
डायमेंशन 5। अब पहले हम पढ़ेंगे कि लीनियर डिमेंशन क्या होती है। ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी हो लीनियर डिमेंशन कहलाती है। ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी हो लीनियर डिमेंशन कहलाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर ये आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस, इसी को देख लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, यहाँ से लेकर ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया अंदर ये वाला वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी उसको लीनियर डिमेंशन कहते हैं। ये डिमेंशन होगी। अगर इधर हम देते हैं ये वाली, ये 2 डिमेंशन, ये हमारे लिए लीनियर डिमेंशन है। ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी उसको कहते हैं जी लीनियर डिमेंशन। और अलाइंड डिमेंशन क्या होती है? अलाइंड, ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी ना हो उसको हम कहेंगे अलाइंड डिमेंशन। ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी हो उसको कहते हैं लीनियर डिमेंशन। और ऐसी डिमेंशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी ना हो उसको कहते हैं अलाइंड डिमेंशन। डिफरेंट क्या है, फ़र्क क्या है? जो मुतवाज़ी होगी उसको लीनियर डिमेंशन कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, और जो मुतवाज़ी नहीं होगी उसको हम कहेंगे अलाइंड डिमेंशन। अब अलाइंड डिमेंशन को शो करते हैं कि अलाइंड डिमेंशन कैसे है जी। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया जनाब, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जो ये वाली डिमेंशन है, ये वाली ये है अलाइंड डिमेंशन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी ना हो, बल्कि जी इसको लिखेंगे। जो भी है ये अलाइंड डिमेंशन। दोबारा बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी डिमेंशन को क्या कहेंगे? लीनियर डिमेंशन। और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी ना हो उसको कहते हैं अलाइंड डिमेंशन। उसके बाद जनाब हमारे पास आता है एंगुलर डिमेंशन। एंगल की पैमाइश का अजहार करने के लिए एंगुलर डिमेंशन का तरीका अख्तियार किया जाता है। किसको? एंगल को शो करने के लिए, उसके लिए हम एंगुलर डिमेंशन का इज़हार करते हैं। तो इसमें फिर 2 आ जाती हैं, 2 लाइन्स एंगुलर डिमेंशन और 3 पॉइंट्स एंगुलर डिमेंशन। 2 पॉइंट्स कैसे आ जाती है जी? ठीक है, ये 2 पॉइंट एंगुलर डिमेंशन, 2 इंटरसेक्शन लाइनों के दरमियान एंगल का इज़हार करने के लिए जो है ना 2 लाइन्स एंगुलर डिमेंशन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है 3 पॉइंट एंगुलर डिमेंशन। 3 पॉइंट में क्या है जी? 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। अब इनको मिलाएं तो ये 3 पॉइंट एंगुलर डिमेंशन कहलाती है। ठीक है, इसमें 35 एंगुलर की फिर इकसाम है। 2 पॉइंट एंगुलर डिमेंशन, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में किसी भी कर्व या आर्क का इज़हार करने के लिए जो है ना 3 पॉइंट एंगुलर डिमेंशन का तरीका इख्तियार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है 4th पे रेडियस डिमेंशन। तो किसी दायरा या कौस पर पैमाइश का इज़हार करने के लिए रेडियस डिमेंशन का तरीका इख्तियार किया जाता है। किसी कौस या दायरे पर पैमाइश का इज़हार करने के लिए रेडियस डिमेंशन का तरीका इख्तियार किया जाता है। कौस हो गई, ये जी हमारे पास कौस हो गई इसके ऊपर, या दायरे के ऊपर, ये हमारे पास गोल दायरा है, इसके ऊपर पैमाइश का इज़हार करने के लिए जनाब हमारे पास ये आ गया 15 डिग्री हो गया जी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। किसी भी कौस और दायरे पर पैमाइश का इज़हार करने के लिए हमारे पास रेडियस डिमेंशन का तरीका इख्तियार किया जाता है। पहले क्या था? लीनियर डिमेंशन, फिर अलाइन डिमेंशन, फिर एंगुलर डिमेंशन, फिर रेडियस डिमेंशन। अब नेक्स्ट है डायामीटर डिमेंशन।
दायरे पर डायामीटर का इजहार करने के लिए डायामीटर डिमेंशन का तरीका अख्तियार किया जाता है। दायरे पर डायामीटर, अब दायरे पर डायामीटर का कैसे होगा अभी, ये हमारे पास गोल दायरा है। अब इस पर अगर हमने डिमेंशन का इजहार करना है तो फिर क्या होगा जनाब, ये तरीका इस्तेमाल किया जाएगा अंदर, ठीक है, ये करके उसके बाद हम बाहर जाके उसको शो कराएंगे। ये है डायामीटर डिमेंशन, ठीक है। पहले हमने डिमेंशन पढ़ी, उसके बाद एक्सटेंशन लाइन पढ़ी, फिर एरो हेड पढ़ा, फिर डिमेंशन की इकसाम हमने पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर डिमेंशन, अलाइन डिमेंशन, एंगुलर डिमेंशन, रेडियस डिमेंशन, डायामीटर डिमेंशन, ये हो गया डिमेंशन का। उसके बाद चैप्टर में हमारे पास नेक्स्ट आता है जनाब, वो है क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट की तारीफ आनी चाहिए भी कांस्टेंट होता क्या है। ऐसी एक एंटिटी को जो है ना दूसरी एंटिटी के लिहाज से एडजस्ट करने का अमल ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ एडजस्ट करने का अमल क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ ज्वाइंट करने का अमल, ठीक है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। अब पहले सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि एंटिटी क्या होती है। अब हमारे सामने ये एक इमारत है, अब हम इसी में एंटिटी देख लेते हैं। ये वाली जो फ्रंट दीवार है, ये वाली, इस पूरी दीवार को हम एंटिटी कहेंगे। उसके बाद ये राइट वाली, इसको हम एंटिटी कहेंगे। लेफ़्ट वाली पूरी दीवार है, इसको एंटिटी कहेंगे। बैक वाली दीवार है, ये भी एंटिटी है। फिर इसके ऊपर जब छत कवर होती है ये वाली, तो इसको भी एंटिटी कहेंगे। फिर पूरी की पूरी ये वाली, पूरे का पूरा कमरा है, सारे का सारा फिर खुद ये एंटिटी हो जाता है, तो ज्वाइंट हो जाता है। तो एक छोटी छोटी एंटिटी मिलकर, एक एक एंटिटी मिलकर इसको बड़ी एंटिटी मुकम्मल करते हैं, तो ये है। तो अब ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट क्या होगा कि एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ एडजस्ट करने का अमल ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। तो इसकी फिर आगे इकसाम आती हैं कि कांस्टेंट की कितनी इकसाम है, परपेंडिकुलर कांस्टेंट, और उसके बाद आ जाता है पैरेलल कांस्टेंट, उसके बाद टेंजेंट कांस्टेंट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। तो उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से कांस्टेंट आते हैं। ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है जी, ये हो गया। पहले परपेंडिकुलर कांस्टेंट नंबर 1, परपेंडिकुलर कांस्टेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के लिहाज से अमूदन किया जाए। ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ अमूदन किया जाए, उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ अमूदन किया जाए, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर कांस्टेंट। कैसे, मतलब हमारे पास एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है, अब ये अमूदन नहीं है, ठीक है। एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये, अब इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर कांस्टेंट। तो फिर परपेंडिकुलर इसमें कैसे होगा परपेंडिकुलर, ये लाइन गई हो, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था पैरेलल कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के लिए इसके लिहाज से मुतवादी किया जाता है। ऐसा कांस्टेंट जिसमें एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ मुतवादी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल कांस्टेंट। पैरेलल कांस्टेंट नंबर 2, पैरेलल कांस्टेंट, ठीक है जी। इसमें क्या है, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ मुतवादी किया जाता है। अल्लाह अकबर, कैसे जी, अब एक एंटिटी ऐसे है, दूसरी कैसे है, ऐसे
जुड़ी हुई ये वाली। अब इन दोनों को हमने मुतवाज़ी करना है, तो मुतवाज़ी कैसे होगा, या यूँ होगी मुतवाज़ी है, या यूँ होगी, तो ये मुतवाज़ी बराबर बराबर फासले पर, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कांस्टेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर में अमूदन किया जाता है, पैरेलल में मुतवाज़ी। ऐसा कांस्टेंट जिसमें एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ अमूदन किया जाए उसको कहते हैं परपेंडिकुलर कांस्टेंट, और ऐसा कांस्टेंट जिसमें एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ मुतवाज़ी किया जाता है उसको कहते हैं पैरेलल कांस्टेंट। तो ये दो हो गए। तीसरा हमारे पास है जी टेंजेंट कांस्टेंट। टेंजेंट कांस्टेंट क्या होता है जी, टेंजेंट हाँ जी ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से किसी सर्कल या आर्क को किसी दूसरी एंटिटी के साथ टेंजेंट की सूरत में मिलाया जाए, इसको कहते हैं टेंजेंट कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से किसी सर्कल या आर्क को किसी दूसरी एंटिटी के साथ मिलाया जाए उसको कहते हैं टेंजेंट कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसमें किसी सर्कल को किसी दूसरी एंटिटी के साथ मिलाया जाए इसको कहते हैं टेंजेंट कांस्टेंट। कैसे जी, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब मैं इसके साथ ये किया, ये किया, ये जो मिलाया गया है इसको कहेंगे हम टेंजेंट कांस्टेंट। टेंजेंट क्या होता है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जनाब हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लिखना जी नंबर 4 पे, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एंटिटी को ओरिजिनल पॉइंट के लिहाज से उसकी हालत में किया जाए उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जनाब हमारे पास वर्टिकल कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एंटिटी को ओरिजिनल पॉइंट के लिहाज से अमूदन किया जाता है वर्टिकल कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ तक आज हमारे लेक्चर का इतना हिस्सा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने कांस्टेंट को पढ़ा, जिसमें हमने मैश को पढ़ा, डायमेंशन को पढ़ा, एक्सटेंशन लाइन पढ़ा, एरो हेड पढ़ा, उसके ऊपर एग्जाम पढ़ा, फिर उसके बाद कांस्टेंट की एग्जाम, परपेंडिकुलर, पैरेलल कांस्टेंट, टेंजेंट कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।